गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 19 ऑफ अगस्त का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली नोट्स पे से जाऊंगा। मैंने वहाँ से जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल उठाए हैं या फिर मैंने आर्टिकल्स उठाए हैं और उसको मैं डायरेक्ट लिंक करूँगा, बेसिक के साथ लिंक करूँगा। ये सीधी हमारी अप्रोच रहती है। और हम जो बेसिक में पढ़ते हैं, हम उसकी बॉडी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बॉडी पढ़ते हैं और कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड पढ़ते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग फॉर्मेशन होती है। इस वजह से हम पढ़ते हैं ताकि हम इजी आंसर फॉर्मेट कर पाएँ और हमारा करंट प्लस और बेसिक लिंक हो जाए। उसकी वजह से हम आंसर अच्छे से लिख पाएँ, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम प्री निकालना है, हमें मेंस के लिए भी वर्क करना है। तो प्री के पॉइंट भी हम देखते हैं उसके अंदर और मेंस के पॉइंट भी देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो आप वीडियो को 1.5 करके, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो 1.25 करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अप्रोच रहती है वो अप्रोच ऐसी रहती है कि बेसिक कवर किया जाए, न्यूज़पेपर के साथ बेसिक कवर किया जाए, ताकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो लिखने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास हो। तो क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम है, स्पेशल अप्रोच आपको रखनी होगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक गूगल पर एक पेज ओपन होगा टेलीग्राम का, उसमें जाके ज्वाइन कर लेना। डेली बेसिस पे वहाँ पे मैं ये नोट्स अपलोड कर देता हूँ। हिंदू न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडियन एक्सप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट और मिंट न्यूज़पेपर, लाइव मिंट, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। पहले मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। ये समाजवादी पार्टी के एक MP हैं। इन्होंने एक तालिबान के ऊपर एक रिमार्क दिया और बोला, तालिबान जैसे हमारे अंग्रेज़ों के टाइम में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया और अपनी आज़ादी हमने जीती। तो उन्होंने बोला कि तालिबान भी वैसे ही है, उसने ब्रिटिश को, US को और रशिया को कहीं ना कहीं भगाया और अपनी आज़ादी ली है तालिबान ने। तो केस इनके ऊपर सिडिशन का क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने तालिबान को हमारे फ्रीडम फाइटर से कंपेयर किया है, तो इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया है, देशद्रोह का मुकदमा, सिडिशन सेक्शन 124A। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले इसकी। जो हिस्ट्री है सिडिशन की, ये 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है। जब लॉ मेकिंग प्रोसेस चालू था उस टाइम पे स्टार्ट किया जाता है। जो स्टार्टिंग इसकी होती है 1837 से कहीं बात करते हैं, जो थॉमस मैकॉले थे, ये लाने की बात करते हैं, इंडियन पीनल कोर्ट में ये लाने की बात करते हैं, पर तब नहीं हो पाता है। फाइनली जो शक्ल देते हैं उसका नाम है जेम्स आपका स्टीफन। ये 1870 में इसको ऐड करते हैं IPC के अंदर और ये ऐड हो जाता है हमारी तरफ से। सेक्शन 124 ऑफ IPC इसको बना लिया जाता है। फेमस सिडिशन ट्रायल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रायल हुए लोगों के ऊपर हुए हैं हिस्ट्री के टाइम पे। क्योंकि सिडिशन का मतलब क्या था? आपने अंग्रेज के खिलाफ बोला और गवर्नमेंट के खिलाफ आपने बोला, आपके पास सिडिशन चार्ज लगा के जेल में डाल दिया जाता था, क्या कि आपकी आवाज़ दबाई जाए। पर अभी भी ऐसा ये लॉ चलता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले जो शिकार होते हैं वो होते हैं जोगिंदर चंद्र बोस। 1891 में इसके शिकार होते हैं। वो एक न्यूज़पेपर था उनका, बंगोभाषी में कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को अगेंस्ट एज ऑफ कंसेंट बिल के ऊपर, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनको जेल हो जाती है सिडिशन के अंदर। पहले शिकार जोगिंदर चंद्र बोस थे, दूसरे शिकार बाल गंगाधर तिलक थे आपकी, और तीसरे शिकार महात्मा गांधी थे 1922 में। उन्होंने यंग इंडियन का न्यूज़पेपर आता था, उन्होंने उसके अंदर कुछ लिखा था अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो भी इसके शिकार हुए थे। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन। उसकी हमने हिस्ट्री पता लग गई है। कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको डायरेक्टली पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। फार्मिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्वेश्चन आर्क्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ऊपर चलते रहते हैं, सिडिशन के ऊपर केसेस चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो NCRB का डाटा देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखोगे, उसमें जो 2014 से 2019 तक कहीं ना कहीं 66% केसेस राइज हुए हैं जो सिडिशन केस लग रहे हैं। पर जो कन्विक्टेड है, मतलब कि जो उन पर सच में सज़ा हुई है, वो मात्र 3% लोगों को हुई है। तो आप देखो केसेस जो सिडिशन चार्ज के वो बढ़ रहे हैं, पर जो सज़ा हो रही है बहुत कम लोगों को हो रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर रही है। ये ऑफेंस है कोई भी पर्सन, चाहे वर्ड की फॉर्म में आइदर बोल के या लिख के या साइन या विजिबली कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दे और ऐसा अटेम्प्ट करे डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन है सिडिशन की, इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। उसको मतलब डिसलॉयल्टी दिखाए, अपनी फीलिंग, मतलब मैं क्रिटिसाइज़ करूँ गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगे, तो ये सिडिशन चार्ज उसके ऊपर लगा दिया जाता है। कुछ भी हो सकता है। पनिशमेंट इसके अंदर क्या है? एक तो नॉन बिलेबल है,
आपको बेल नहीं मिलेगी। मतलब बेल इन द सेंस क्या मतलब होता है नॉन बेलेबल का, कि जैसे आपको सजा हुई पुलिस पकड़ के ले गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, अगर आप अपने वकील थाने में लेके गए, वहीं से आपको बेल मिल जाती है, थाने से ही, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैजिस्ट्रेट जो जज होते हैं वही आपको क्या दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, नॉन बेलेबल, यानी कि आपको थाने वाने से नहीं मिलेगी, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा, वही आपको बेल देगा। तो ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंसिव है। इसमें सज़ा आपको 3 साल तक, लेकिन ज़िंदगी भर की लाइफ टाइम तक की हो सकती है, और आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। आपको विदाउट पासपोर्ट रहना होगा पूरी उम्र, तो ऐसी कुछ चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। मेजर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इसके ऊपर आए हैं। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री मैंने बता दिया, 1870 से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश लेके आई थी, बाल गंगाधर तिलक हो गए, इवन गांधी भी इसके अंदर गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने की बात की थी, लीडर हमारे बोले कि इसे ड्रॉप कर दो। 1949 में नो लॉन्गर इसको ख़त्म किया गया कहीं ना कहीं। फिर नेहरू भी कुछ चेंज भी किए कि जो आर्टिकल 19(1) के अंदर के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी स्पीच के ऊपर, उसमें कुछ चेंजेस किए। फिर 1974 में इंदिरा गांधी क्या करती है, दोबारा से इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देती है, ठीक है, पुलिस टू मेक ए अरेस्ट विदाउट ए वारंट। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, पुलिस आपको विदाउट ए वारंट अरेस्ट कर ले, कि कोई वारंट नहीं चाहिए पुलिस को, तो ये कुछ होता है। 2019 से प्रेजेंटली क्या है जो मैंने आपको बताया, देखो केसेस बढ़े हैं, 66% जो मैंने बताए थे, 25% केसेस बढ़े हैं, 41% अरेस्टेड हुए हैं प्रीवियस ईयर से। ये प्रीवियस ईयर से कंसर्न कर रहे हैं, पर मैंने 2014 से 19 का बताया था, पर मात्र 3% लोगों को ही इसमें कन्विक्शन हुआ है, 3% लोगों की सजा हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत कई बार बोल चुका है इसका गलत उपयोग किया जाता है, जैसे 1950 में बोला ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, रोमेश थापा केस में बोला, जो स्टेट ऑफ मद्रास केस में बोला, बहुत सारे केस में क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन करता है आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, उसको कंट्रोल करता है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत केस में कर चुका है, फिर भी ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, ऑल्सो डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर विच मीन्स नथिंग लेस टू एंडेंजर फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, मतलब कुछ ऐसे एंडेंजर है ही नहीं, फिर भी आप जेल में डाल देते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें कुछ चेंजेस कर देती है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1992, क्योंकि स्पीच एक्सप्रेशन का था ना उसमें, तो क्या करती है, अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को चेंज करके इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अभी पब्लिक ऑर्डर जो है ये इतना वेग टर्म है, इसको आप छोटा नहीं मार, पब्लिक ऑर्डर सब चीज़ आती है, ये बहुत बड़ी वेग टर्म है, तो पब्लिक ऑर्डर बता के जेल में डाल दिया जाता है। बहुत फेमस जजमेंट है, इसका नाम तो याद ही रखना है, ऊपर का रखो या मत रखो, केदारनाथ सिंह स्टेट ऑफ बिहार, 1962 का जजमेंट है। दो तो आपको याद रखने हैं, एक जजमेंट तो ये वाला और एक 1955 वाला बलवंत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बोला गया, अगर किसी ने कोई स्लोगन दिया, किसी ने कोई काम किया, कोई स्पीच दी किसी ने, उससे क्या हुआ, कुछ दंगा नहीं भड़का, कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ सोसाइटी में, ना कोई पब्लिक ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप उस आदमी को सेडिशन के अंदर नहीं रख सकते, उसके अंदर सेडिशन के ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला केदारनाथ सिंह जजमेंट में। चलो ठीक है। तो 1955 में क्या बोले, जैसे स्लोगन, ये स्टेट ऑफ पंजाब से क्यों रिलेटेड है, जैसे बलवंत सिंह है, पंजाब के खालिस्तान के नारे लगते हैं, पर खालिस्तान के नारे लगते हैं उससे कुछ नहीं होता, लोग सुनते हैं अपने, मैंने इंडिविजुअल खड़ो खालिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, लोग सुना, कोई रिएक्शन नहीं दिया लोगों ने। तो स्लोगन अगर कोई बोलता है, अगर कोई पब्लिक का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो कोई सेडिशन जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस में बोला है। तो ये दोनों जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आगे चलते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट इसको सपोर्ट करते हैं कि सेडिशन चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स ऐसे एंटी नेशनल जो स्लोगन करते हैं, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमें प्रोटेक्टेड करना होता है। देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने चुनी है, इतने करोड़ लोगों ने वोट दिया है, ये तो नहीं अब 2-10-20 लोग आगे गवर्नमेंट को गाली दे लगेंगे, तो उसको भी रोका जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी बनी रहे स्टेट के अंदर। तो ये सारी चीज़ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की कोई मान उल्लंघन करता है, उसने कोई वर्डिक्ट दिया, उसको उल्लंघन आप कर रहे हो, तो वो भी बना रहा है, वो भी इस चार्ज में लगा के किया जा सकता है। फिर हमारे जो कंट्री है ना, इसमें बहुत सारे इंटरनल इतने मैटर इतने हैं, जैसे आपके माओइस्ट हो गए, नक्सल हो गए, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में देख लोगे आप, फिर जम्मू कश्मीर में देख लोगे, तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टर्म है। तो इनको रोकने के लिए इस एक्ट का होना ज़रूरी है। इस वजह से ये इसके फेवर कंडीशंस हैं। अब अगेंस्ट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो अगेंस्ट ये, क्योंकि
कॉलोनियल टाइम का ये लॉ चलता हुआ आ रहा है। कॉलोनियल टाइम इसको यूज़ करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को रोकने के लिए। आज भी उस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी में सही राइट मायने में क्रिटिसाइज़ करना गवर्नमेंट को, ये हमारा अधिकार है। राइट टू क्वेश्चन, क्रिटिसाइज, चेंज द रूल इन एवरी फंडामेंटल, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का है। जिस सरकार ने इसको लेके आई थी, ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस, जिसने इसको लेके आए थे, उन्होंने अब ये लॉ अपनी कंट्री से ख़त्म कर दिया है। तो भारत में अभी भी चल रहा है, जो गवर्नमेंट लेके आई थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, डिसअफेक्शन जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन में डिसअफेक्शन। अब डिसअफेक्शन क्या मानोगे आप? वेक्टम है, डिसऑर्डर है, पब्लिक डिसऑर्डर है, तो ये क्या है? एक वेक्टम है जिनको डेफिनेशन बहुत लंबी हो सकती है, तो एक ये भी कारण है। दूसरा बोलते हैं आईपीसी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019। अब ये बोलते हैं जब आपके पास आईपीसी हैं, ऐसे धाराएं हैं जो इसको रोक सकती हैं, यूएपीए जैसे एक्ट हैं आपके पास, तो इस वाले एक्ट को क्या ज़रूरत है आपको रखने की? इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकल डिसेंट, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। मोदी के खिलाफ किसी ने बोला, जैसे ये एसपी के लीडर थे, देखो ना, ये एसपी के लीडर तो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने कुछ बोल दिया, ये उम्र लिहाज आदमी है यार, तो समझो, तो इन पे बुढ़ापे में कहाँ जेल में भेज रहे हुए थे, तो इसके से पॉलिटिकल डिसेंट यूज़ किया जाता है। अगर ये बीजेपी का कोई बोल देता तो शायद ना होता इतना कुछ, पर इनके ऊपर हुआ। रेक्टिफाई द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, हमने ये रेक्टिफाई की हुआ है। इंटरनेशनल एक कन्वेंट है, कन्वेंशन टाइप है, इसको रेक्टिफाई किया हुआ है कि तो हम उसके बाद भी, क्योंकि ये रेक्टिफाई करने का हमें अधिकार मिलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके बाद हमारे उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को रोका जाता है इस तरह के सिडिशन चार्ज से। तो ये हो गया, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, इंट्रोडक्शन बताया, डेफिनेशन बताई, बॉडी, ये बॉडी चल रही थी, इसके लाभ और हानि क्या क्या है। तो इसके बाद वे फॉरवर्ड आता है। देखो ये आंसर राइटिंग की फॉर्मेट है पूरी जो हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया? राइट टू स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। सेक्शन 124 को शुड नॉट बी मिसयूज, इसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जो वर्डिक्ट केदारनाथ केस में या फिर जो पंजाब वाला केस था उसमें जो वर्डिक्ट है उनको मानना चाहिए। अगर कोई स्पीच देता है उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही तो उन पर केस नहीं लगना चाहिए। हाई जुडिशरी सुपरवाइज पावर होनी चाहिए कि जो पुलिस करती है प्रॉब्लम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए, सब तो जुडिशरी भी चेक करे। एक डेफिनेशन सिडिशन की नैरो डाउन है कि जो इसकी डेफिनेशन बहुत ऐसी है, वेग है, मतलब पता नहीं क्या क्या वर्ड है उसके अंदर, उसको प्रॉपर डिफाइन कर दो। द वर्ड है सिडिशन इज़ एक्सट्रीमली, मतलब जो वर्ड अपने आप में ही बहुत गलत सा है। अगर इस हिंदी मीनिंग देखोगे तो विद्रोह, देशद्रोह ऐसे टाइप का वो आता है, तो हमें क्या है, ऐसे टाइप के एक्ट को हटा देना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है हाई कोर्ट एडजर्नर हियरिंग द अगेंस्ट द अस्थाना सिलेक्शन एज ए पुलिस चीफ। अभी ये क्या मैटर है पूरा मैं आपको बताऊँ। ये जो सर है ये गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, 1984 से 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इनका रिटायरमेंट 4 दिन पहले ही होने वाला था, मतलब तो 4 दिन पहले इनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया रिटायरमेंट पीरियड से, सीपी बनाया गया दिल्ली पुलिस का 4 दिन पहले। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसमें बताया गया था क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं, कैसे कैसे हम अपॉइंटमेंट करना है डीजीपी को और हाई कोर्ट के जो हायर पोस्ट पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको। तो उस चीज़ का वायलेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट क्या गुजरात कैडर के हैं, क्या पता मोदी जी के फेवरेट ऑफिसर हो, इनको लाया गया। इनको पहले सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया था, तो वही कारण था कि इनको नहीं बनाया गया, रिटायरमेंट पीरियड इनका पास में था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था, एक लॉ बनाया था। उससे पहले जो भी होता होगा वो होता होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कोई भी अगर आप डीजीपी हायर रैंक का ऑफिसर अपॉइंटेड करोगे, एटलीस्ट 3 मंथ का उसके मतलब रिटायरमेंट पीरियड में टाइम होना चाहिए। ये नहीं 4 दिन का हो, एटलीस्ट 3 मंथ का होना चाहिए। कोई भी अगर अपॉइंट करोगे तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 3 नाम सेंड करेगा गवर्नमेंट के पास, उसमें से एक गवर्नमेंट को चूज़ करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कंसिडर करना था। तो ये 2 चीज़ है
कोई भी आदमी को 6 मंथ का उसका रिटायरमेंट पीरियड में टाइम होना चाहिए, नियर अबाउट 6 मंथ के आसपास या फिर 3 मंथ के आसपास। उसके बाद उसका क्या होना चाहिए, यूपीएससी नाम सजेस्ट करेगा, उसके बाद उसको अपॉइंटेड करना चाहिए उन नाम के अंदर से। पर कहीं ना कहीं वायलेशन देखा गया, क्योंकि ऐसा प्रकाश सिंह का एक केस आया था 2006 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। 7 डायरेक्टिव व्यू लिए गए थे पुलिस रिफॉर्म के अंदर कि पासिंग 3 डायरेक्टिव कोर्ट्स, मतलब इसमें क्या चीज़ चेक की गई थी कि पॉलिटिकलाइज ना किया जाए, जिसको अकाउंटेबल रहना चाहिए मैकेनिज्म, तो वीकनेस किया जाएगा सिस्टम को, अगर अपना आदमी आप रख दोगे तो कुछ चेंजेस उसके अंदर किए गए थे। चेंजेस क्या थे, देखो कैसे अपॉइंटेड किया जाता है। प्रपोज शुड बी सेंड बाय द यूपीएससी 3 मंथ बिफोर द रिटायरमेंट पीरियड, मतलब 3 मंथ का रिटायरमेंट पीरियड बचा होगा, उससे पहले आपको भेजना है। यूपीएससी प्रिपेयर द पैनल एज पर द प्रकाश सिंह जजमेंट में जो आया था, पैनल तैयार करेगी, जोनल कंसिडरेशन करेगी, 2 ईयर ऑफ द सर्विस शैल बी अपॉइंटेड। स्टेट सेल नॉट अपॉइंटेड डीजीपी ऑन द एक्टिंग बेसिस, अपने हिसाब से स्टेट नहीं अपॉइंटेड करेगी, जब वो अपॉइंटमेंट लिस्ट जाएगी। तो इसमें कहने का मतलब सारा इनका ये है, एटलीस्ट 6 मंथ या 3 मंथ का उसका रिटायरमेंट पीरियड बच रहा हो, और उसके बाद यूपीएससी 3 नाम सजेस्ट आगे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट उसमें से चूज़ करेगी, गवर्नमेंट की अपनी विल नहीं रहेगी। क्योंकि इस सब चीज़ों से क्या होता है, एक तरह से मैंने क्या बताया, एक डिसअफेक्शन जाता है सोसाइटी के अंदर कि अपना ही आदमी रख रहे हैं, और इससे क्या होता है कि प्रमोशन जो करते हैं आप बेसिस ऑन द लेंथ ऑफ सर्विसेज, वेरी गुड रिकॉर्ड उसका हो, उस बेसिस पे आप प्रमोशन करते हैं। पर आप पॉलिटिकल चीज़ों करोगे तो कैसे हमारी चीज़ों को संभाल पाएंगे आईपीएस ऑफिसर, एक अच्छा ऑफिसर नहीं मिलेगा। तो सारी बात ने यही की है कि इंश्योर करना है कि डीजीपी अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए, एक मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ना कि नॉन मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल उसमें चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल से अलग होनी चाहिए। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन अच्छे से करे पुलिस वाले, फिर सेटअप किया जाए, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए जो ट्रांसफ़र प्रमोशन को चेक करे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेटअप किया जाए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाई जाए, यूनियन लेवल पे प्रिपेयर करे पैनल ऑफ द सिलेक्शन, और मतलब ये सब चीज़ें, पर ऐसा होता नहीं है। जिसकी सरकार है उसकी बात सुनी जाती है। तो आपको प्रकाश सिंह का इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, और सब चीज़ तो आप लिख सकते हो माइंड से सोच के, आपको अगर मैं पूरा बताऊंगा तो याद भी नहीं रहेगी। आपको याद कर रखना है, ये प्रकाश सिंह का जजमेंट याद रखना है आपको। इसमें एटलीस्ट 6 मंथ का समय होना चाहिए उसके रिटायरमेंट पीरियड में, और क्या होना चाहिए, यूपीएससी पैनल सजेस्टेड करेगा नाम, वो नाम आगे जाने चाहिए थे। पर आप क्या करते हो, देखो इसमें क्या हुआ, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड। और इसमें एक चीज़ और आई, इनकी 60 साल, जब 60 साल आपकी उम्र हो जाएगी उसके बाद थोड़ी सर्विस दी जाएगी आपको, पर इनकी उम्र 60 साल होने वाली है रिटायरमेंट पीरियड, तब भी इनको दिया गया, पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से चेक करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, एलिमिनेट करना है सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, गेट नोट। अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है कि 2022 तक इस सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जैसे आप कप, पेपर कप यूज़ करते हो, पेपर नहीं सॉरी प्लास्टिक कप्स यूज़ करते हो, प्लास्टिक चम्मच यूज़ करते हो, जो भी चीज़ें सिंगल यूज़, एक बार यूज़ किया फेंक दिया, उसको बिल्कुल आप फेज़ आउट करना है। ऐसा बताया गया 2050 तक भारत में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, इससे ज़्यादा प्लास्टिक होगी। तो सबको कंट्रोल करने के सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को पूरी तरह ख़त्म कर रहा है। इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रमोशन किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ताकि 2022 तक बिल्कुल हम इस चीज़ को फेज़ आउट कर पाएँ। कुछ फोकस है कैसे हम कम करेंगे, तो मैंने कुछ स्टेप में 1 2 3 इसमें काउंट किए हैं। डेवलपमेंट ऑफ द स्कीम, ऐसी स्कीम लेके आओ, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करो, जाके अल्टरनेटिव स्टेप लेके आओ। तो पहला पॉइंट ये याद रखना, डाटा बेस तैयार करो, कितने चीज़ों में कितना चीज़ यूज़ होती है, तो उसका पूरा डाटा होना चाहिए। प्लास्टिक कैसे होती है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, क्या चीज़ है, तो उस सबका डाटा तैयार करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, जैसे आप प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बैम्बू ले सकते हो। बैम्बू क्या हो रहा है, जैसे प्लास्टिक यूज़ होती है तो बैम्बू की चम्मच आ रही है, बैम्बू की बहुत सारी चीज़ आ रही है, तो एक अल्टरनेटिव सोर्स पे आप रिसर्च करो। हॉट स्पॉट एरिया देखो, जहाँ पे सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक का आइटम ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको चेक करो कि ये कुछ चीज़ें हैं, आप ऐसे करके कर सकते हैं। अभी 13 अगस्त को न्यू रूल आए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं 2021। उसमें प्रोहिबिट किया गया है कि सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को लो यूटिलिटी हाई लिटरिंग जो पोटेंशियल है 2022 तक पूरी तरह हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक वाली चीज़ों को। तो ये क्या है, न्यू रूल आया है, तो न्यू रूल के अंदर 2022 तक ख़त्म करनी है। और जो रेंज है प्लास्टिक के प्रोडक्ट की, जैसे आपके क्या हो गए, प्लास्टिक स्टिक्स हो गई, प्लास्टिक प्लेक्स हो गए, कैंडी स्टिक हो गई, आइसक्रीम स्टिक हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें गिलास जो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक है। इसे नियर अबाउट 100 आइटम्स हैं ऐसे
ठीक है ना, या फिर 100 नहीं आइटम इतने हैं, 100 माइक्रोन्स जो पतली वाली पीवीसी यूज़ करते हैं, पाइप जो यूज़ करते हैं, उनको भी ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल एक टास्क फोर्स बनेगी जो इन सब चीज़ों को चेक करेगी, एलिमिनेट करेगी सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को। तो ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट भी एक टास्क फोर्स बनाने जा रही है जो इन सब चीज़ों को चेक करेगी और कम करने की कोशिश करेगी। कॉम्प्रीहेंसिव जो एक्शन प्लान बनाया जाएगा उस पर वो टास्क फोर्स काम करेगी। तो ये आपको याद रखना। अब सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक है क्या? कोई भी डिस्पोजल थिंग जो आप एक बार यूज़ करिए और फेंक दिए उसको सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक में बोलेंगे। वो प्लास्टिक की होनी चाहिए। प्लास्टिक बैग्स हो गए, वाटर बॉटल्स होगी, सोडा बॉटल्स होगी, ये सारे क्या सिंगल यूज़ है, एक बार करो तो फेंक दिया। अब इससे होता क्या है, व्हाट वी नीड टू बैन, हमें क्यों ज़रूरत है इन सब की? पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है, बिगेस्ट थ्रेट है प्लास्टिक बैग का, कि जो क्या करता है लैंड में जाएगा, वाटर में जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन करेगा, लैंड पॉल्यूशन करेगा, ये सारी चीज़ें। नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं तो ये, इनको आप रिन्यूएबल रिसाइकिल नहीं कर सकते। बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, कैसे इसमें रिसाइकिल करोगे? अब ये क्या होती है, ये रिसाइकिल होंगी नहीं, ये छोटे छोटे कण में, माइक्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये कहाँ चली जाएंगी? समुद्र में चली जाएंगी। समुद्र में इनको फिश खा जाएगी, इनको खाने के बाद आप फिश को खाओगे, फिश आपके अंदर, वो सारी प्लास्टिक आपके अंदर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ों को हार्म करती है। एनर्जी इंसेंटिव्स है, जो प्रोडक्शन है प्लास्टिक का मटेरियल जब बनता है बहुत एनर्जी लगती है उसके अंदर, तो वो भी हमें थोड़ा ज़रूरत है। बहुत सारा पानी लगता है, तो इन सब चीज़ को देखना है। थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, अब देखो मैंने बताया ना नॉन रिन्यूएबल है, ख़त्म ही नहीं होगी, टीनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी पीसेस में, फिर वो क्या करेंगे, उसे वो खा जाएंगे। तो हेल्थ इशू भी आएंगे, इवन डेथ भी होगी, और उन्हें हम इनटेक करेंगे, हम खाएंगे तो ह्यूमन हेल्थ में ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल होता है प्लास्टिक बैग में। वो क्या करेगा, ब्लड और टिश्यू को डैमेज करेगा हमारे, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं मैराइन फिशेस को, मैराइन चीज़ों को, ये सारे चीज़ें उसके अंदर है। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, मतलब निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान कम ही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो 40 लाख पीपल काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी कंडीशन आती है, वो बढ़ेगी। पीसीज ऑफ प्लास्टिक बैग कॉस्ट नॉट मोर देन द 10 to 15 पैसे। अब खुद देखो, अगर आप प्लास्टिक की बोतल लो 1 रुपये में या 2 रुपये में आ जाती है। अगर आप बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकिल वाली बोतल लो, जैसे बेम्बू की बोतल आजकल आ रही है, उसके रेट देखोगे ना आप, वो 1300 रुपये की बोतल है। तो ये सारी चीज़ों में आप देखो ना, और जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। तो प्लास्टिक बहुत चीपर कॉस्ट है, सभी उसको ईजिली यूज़ कर पाते हैं। आप पूरी तरह बैन कर दोगे तो पानी की बोतल के फिर वो बेम्बू की खरीद के लाएगा, या फिर किसी और चीज़ के लिए, वो उसकी महंगी कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट और जो उसकी चीपनेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है प्लास्टिक बैन करने के? सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे? आपने प्लास्टिक को कहीं उसको लिटरिंग मतलब दबा दिया, कहीं पे उसको मतलब दफना दिया, कहीं पे उसको मतलब कि कर दिया, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी देर वहाँ पानी होगा, वो पिंग लेगा, इधर उधर जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, और प्लास्टिक जो उसके टॉक्सिक केमिकल्स है तो पॉल्यूशन करेगा, बदबू आएगी तो एयर पॉल्यूशन भी होगा। मैनी मेराइन फिशेस को लाइफ जा सकती है, रिड्यूस हो सकती है, हेल्थ इशू ह्यूमन के अंदर भी आ सकता है कि पॉल्यूशन है। स्प्रेड द नेशन विद वाइड अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक बैंक फोर्स ए कस्टमर टू बाय रिसाइकिल प्लास्टिक बैग टू रीयूज द डिस्पोजल, मतलब ये चीज़ यूज़ करो। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिए हैं, रीयूजेबल गवर्नमेंट ऑफिस जो ऑफिसेज हैं, फिशिंग जो प्लास्टिक वेस्ट है वाटर बॉडीज़ को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं, क्रैक डाउन किए हैं प्लास्टिक यूसेस को, कि पूरी तरह बैंड लगा दिया। दिल्ली में देखा ना 15 माइक्रोन से वो जो पतली वाली चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं होंगी, उससे मोटी वाली। यूटिलाइज द प्लास्टिक इन द रोड सरफेसिंग, वो रोड में यूज़ कर रहे हैं, रोड बनाने में यूज़ कर रहे हैं। अब साइकिलिंग द प्लास्टिक फॉर बेटर पर्पस, तो उसको यूज़ किया जा रहा है। और मेन जो आपको याद रखना है 4R, रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, और चौथा क्या है? रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, और मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताना। रिसाइकिल हो गया, रीयूज़ हो गया, और आपका रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज़, एक और है, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट में बताना क्या है, दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। एकदम से ऐसी नॉर्मल टर्म है तो दिमाग में कभी भी निकल जाती है। आगे चलता है तो गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ली है। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, हमारी कैसे यूज़ करना है। फिर इंक्रीज़ किया है कि मिनिमम थिकनेस को 15 माइक्रोन वाली मैंने आपको बताई दिया ऊपर। एक्सपेंड किया है, जुरिडिक्शन बढ़ाया जाएगा, रूरल एरिया तक पहुँचाया जाएगा, रूरल एरिया प्लास्टिक बैन की जाएंगी। प्रमोट किया है कि प्लास्टिक वेस्ट को ना यूज़ करें, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि वहाँ पे खपत कर पाए। कुछ इनिशिएटिव हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, इंडियन प्लास्टिक पैक्ट है,
प्रोजेक्ट री प्लान है, देखो ये याद रखना है, प्लास्टिक के लिए है। अनप्लास्टिक कलेक्टिव है, गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। तो कुछ प्रोजेक्ट इसके लिए हमने चलाए हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है गवर्नर डिले इन द नॉमिनेटिंग 12 MLC अनकॉन्स्टिट्यूशनल शिवसेना। जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। जैसे आपका पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट 2 सदन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, या कि इसे लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं अपर हाउस को। जो आपका अपर हाउस होता है, इसमें कुछ प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है। किसको नॉमिनेटेड करता है? जो आपके लीडर्स होते हैं उसके अंदर। ऐसे ही जहाँ पे बाइकलिज्म है, जहाँ पे 2 सदन है स्टेटों के अंदर, आगे बताऊंगा कौन कौन सी स्टेट के अंदर है, वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम होता है। कुछ को गवर्नर नॉमिनेटेड करता है, पर अभी तक नॉमिनेटेड नहीं किए 12 MLC को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं किया। एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा किसने बोला? शिवसेना ने बोला। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या किया है क्या नहीं किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। बेस फॉर द फॉर्मेशन, इंडिया हैज़ द बाइकैमरलिज्म सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर जस्ट एज पार्लियामेंट। मैंने ऊपर बताया जैसे 2 हाउस पार्लियामेंट में होते हैं, तो किसी किसी स्टेट में भी ऐसा होता है। ऐसा आर्टिकल 169 69 फिगर याद रहती है ना आपकी, तो 1 और जोड़ दो। 169 मतलब क्या है? आपस में मेल रखना, यानी कि क्या इधर काउंसिल है और इधर आपकी असेंबली है, इधर काउंसिल है इधर असेंबली है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अभी इंडिया में 6 स्टेट के अंदर है। आंध्र प्रदेश, उससे पहले क्या था? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना लगा, तेलंगाना के अंदर यूपी से जस्ट साइड में है बिहार, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है कर्नाटका। इन 6 स्टेट के अंदर ही बस बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट है, मतलब 2 तरह के सदन यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर में भी होता था, पर जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि अब यूटी बना दिया गया, तो वहाँ पे वो है ही नहीं। लद्दाख वद्दाख में भी है ही नहीं। आगे जब स्टेटहुड दोबारा दिया जाएगा, क्या पता तब बन सकती है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं कि फिर लेजिस्लेटिव मीन क्या होता है। 2 बॉडीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अपर हाउस लोअर हाउस। 6 स्टेट के अंदर है अभी इंडिया में, और सारी स्टेट के अंदर से ख़त्म कर दी गई है। तो देखो कहाँ कहाँ पे है। यूपी से जड़ में है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बस इन 6 स्टेट में है। पहले जम्मू में होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैड अ पावर टू क्रिएट। देखो ये स्टेप प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके पास ही पावर होती है इसको बनाने की और इसको ख़त्म करने की। बस बेशर्ता जो आपकी स्टेट असेंबली होती है वो रिकमेंडेशन भेजती है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ही बनाता है, पर स्टेट की रिकमेंडेशन जाती है। अभी जैसे जो आपकी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी रिकमेंडेड किया है कि हमें भी क्या चाहिए, हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। उन्होंने भी अपना बिल पास करके अपनी स्टेट असेंबली वो पार्लियामेंट के पास भेजेंगे, पार्लियामेंट क्रिएट करेगा। जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे रिवोक कर दिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिकल 169 ने क्या है कि पार्लियामेंट अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वेयर इज़ ऑलरेडी एग्जिट, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्रिएट कर सकती है बाय सिंपल मेजोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के लिए। सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट क्रिएट और अबॉलिश करती है। दैट इज़ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, सिंपल, एब्सोल्यूट और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, कई बार बता चुका हूँ कि ठीक है ना। पर जैसे स्टेट है, वेस्ट बंगाल को क्रिएट करनी है, वो क्या करेगी, अपनी स्टेट में बिल लेके आएगी और उस बिल को क्या करेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी और दिल्ली पार्लियामेंट में भेज देगी। पार्लियामेंट क्या सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी और अबॉलिश और क्रिएट करेगी। अबॉलिश क्रिएट तो पार्लियामेंट करेगी, पर रिकमेंडेशन जो स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी वो स्पेशल मेजॉरिटी से आनी चाहिए, वो रिसोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, ये नहीं वैकेंट नहीं, टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली नॉट लेस देन, जैसे मेरी असेंबली की जो है मेंबरशिप है वो 300 है, मेंबरशिप टोटल 300 है, 2/3 इसका निकालूंगा तो मैं निकलेंगे 200 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग वो करें बैठ के, तब जाके बिल पास होगा। इसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये आपको पता लग गया। अब जो कंपोजिशन है, अब आपने क्रिएट तो कर ली, अब इसमें मेंबर कितने होने चाहिए, 100, 200, 300, 400, वो कैसे डिसाइड होता है, वो होता है आर्टिकल 171 से, कि जितनी आपकी स्टेट असेंबली, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए जिसमें बैठते हैं, उसमें जितने मेंबर हैं उसके 1/3 मेंबर होने चाहिए, पर नॉट लेस देन द 40 से कम तो नहीं होने चाहिए। और जैसे यूपी में नियर अबाउट 400 है या 300 है यूपी में,
ठीक है, 403 है, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तो 1/3 निकालोगे तो 100 होने चाहिए, ठीक है ना, 100 1/3, और कहीं पे 100 ही है तो 1/3 में कितने आएंगे, नियर अबाउट 33 आएंगे, नहीं 33 नहीं हो सकते, वो 40, मिनिमम 40 तो होने चाहिए। लाइक राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कंटिन्यूस चैम्बर है, जैसे राज्यसभा कंटिन्यू चैम्बर है, डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसे ये भी है एक, इट इज़ ए परमानेंट बॉडी नॉट ए सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 साल के लिए बनते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ऐसे भी आपको याद रखना है। मैनर ऑफ इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया प्री के लिए। 1/3 जो मेंबर एमएलसी को इलेक्टेड होते हैं, स्टेट के जो एमएलए होते हैं ना असेंबली वाले, वो इलेक्टेड करते हैं 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1/3 इन्होंने कर दिया, ठीक है। 1/3 जो होते हैं वो कौन करते हैं, स्पेशल इलेक्टर होते हैं, उसमें सिटिंग मेंबर ऑफ लोकल जो गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम होता है वो अपॉइंटेड करता है 1/3, ये हो गया। 1/12 कौन करता है, जो रजिस्ट्रार ग्रेजुएटेड्स हैं, जो आपके ग्रेजुएट्स हैं ना, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो अपॉइंटेड करते हैं 1/12 वो करते हैं। रिमेनिंग कौन अपॉइंटेड करता है, वो अपॉइंटेड करते हैं गवर्नर साहब अपॉइंटेड करते हैं, जो बचे हुए हैं अपॉइंट करते हैं गवर्नर, वो नॉमिनेटेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। इन 5 बेसिस पे गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंटेड करते हैं। किसको अपॉइंटेड करते हैं, जो बचे हुए मेंबर हैं, इन वाले बेसिस पे। जब ये फुलफिल हो जाएंगे ऊपर के सारे, तो जो बचे हुए मेंबर ये अपॉइंटेड करेंगे। अब आपकी क्वेश्चन उठेगा माइंड में कि राज्यसभा में किस किस बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब अपॉइंटेड नॉमिनेटेड किस बेस पे किए जाते हैं। राज्यसभा के अलग हैं, वो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं। एक तो हो गया लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। अब आपको राज्यसभा में बताना है किस बेस पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कौन कौन से बेसिस हैं, तो वो आपको कमेंट में बताने हैं। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वाया राज्यसभा, लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं काउंसिल की वो लिमिटेड रहती हैं। राज्यसभा की बहुत पावर है, इनके पास कोई पावर नहीं है। एक तरीके से मैं बताऊं, जो काउंसिल है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके पास कोई पावर नहीं होती, बस ये बिल को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 2 मंथ के लिए, वरना कोई पावर नहीं है, वो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाना है। पर राज्यसभा के पास कुछ चीज़ों में पावर है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसके लिए पावर है, कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी बिल के लिए पावर है। अगर ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा पास नहीं करती, उसके लिए जॉइंट सेशन होता है, फिर भी लोकसभा आगे निकल जाती है क्योंकि मेंबर जाते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तो पूरी पावर है राज्यसभा के पास, अगर बिल पास कराना है तो राज्यसभा से ही पास होना चाहिए। अदरवाइज मनी बिल के पास भी पावर नहीं है, राज्यसभा के बाद डिले कर सकता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, बस होल्ड कर सकते हैं, 1-2 महीने घुमा सकते हैं बिल को, और कुछ नहीं कर सकते ये। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू सो असेंबली ओवरराइड, जो असेंबली है इसकी पावर पे ओवरराइड कर जाएगी, मतलब आगे निकल जाएगी। पर राज्यसभा के जो एमपी हैं वो अलग है, क्योंकि इनका कुछ पावर एक्स्ट्रा होती है। जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल ये भी रोक सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इधर राज्यसभा चेयरमैन होता है, पर जो काउंसिल का होता है वो उसके अंदर से ही चूज़ किया जाता है, कोई वाइस गवर्नर नहीं होता हमारे पास, तो उसमें से ही चूज़ किया जाता है। आर्ग्यूमेंट फेवर क्या है, इसमें क्या करते हैं, हेल्प चेक, मतलब जैसे ही चेक करने का काम आता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग नहीं चुने जाते, मतलब ठीक है, तो ये एक तरह से हेल्प करता है चेक करने में कि आप बिल लाए हो, एटलीस्ट आवाज़ तो उठाएंगे ना, इसके जो है अंदर एमएलसी होंगे, आवाज़ उठाएंगे, लोगों को तो पता लगेगा, ये काम करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के एनेबल द नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट किया है कि इसको यूज़ किया जाता है डिले लेजिस्लेशन, बताया ना, बस ये लेजिस्लेशन को डिले कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इट कैन बी यूज एज ए पार्क ए लीडर हु इज़ नॉट इलेक्टेड इलेक्शन, यानी कि जैसे ममता बनर्जी हार गई इलेक्शन, अभी वेस्ट बंगाल में क्यों क्रिएट करने की मांग उठ रही है कि वो इलेक्शन हार गई हैं, अब किसी को उतारेंगे तो दर्द उसे भी होगा, इतना मुश्किल से इलेक्शन जीत के आया। तो ये क्या करते हैं, एमएलसी बना देते हैं। एमएलसी बनाने के बाद उसको क्या, कुछ भी बना दो, मिनिस्टर बना दो, सीएम बना दो, कुछ भी बना दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इधर भी मैंने ऐड किया है 1/6 इलेक्टेड बाय द स्टेट, 1/3 इलेक्टेड पंचायत, 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑन द आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल सर्विसेज। 1/12 जो मेंबर हैं वो ग्रेजुएट करते हैं, जो 3, ठीक है ना। 1/12 जो मेंबर है वो आपके एजुकेटिव इंस्टीट्यूशन के जो टीचर्स हैं वो करते हैं। सॉरी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, 1/12 जो है स्टूडेंट जो ग्रेजुएटेड है और टीचर्स वो करते हैं। 1/3 जो करते हैं वो लोकल बॉडीज़ और आपकी एमएलए करते हैं, और जो 1/6 हैं वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ये याद रखना। मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली आप ही वोट करते हो, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपका मेजर
ट्राइबल आज मैं फेस्टिवल बताऊंगा थोड़े से अपनी स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट का या अंडमान निकोबार, इन एरिया को तो आपको याद रखना है जो फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं। अभी तिवा ट्राइब्स हैं, कहाँ पे रहते हैं? आसाम के अंदर रहते हैं। ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका, जिसका नाम वांगचुआ फेस्टिवल। वांगचुआ फेस्टिवल का आसाम में मनाया जाता है। और कौन मनाते हैं? ये मनाते हैं तिवा ट्राइब। तो तिवा ट्राइब का आसाम में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? वांगचू फेस्टिवल। ये हार्वेस्टिंग सीजन होता है कुछ, उसमें मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक फेस्टिवल भी है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, इसे अधि महोत्सव बोलते हैं। कौन कराता है? ये 2007 से एनुअली चलता हुआ आ रहा है। ऑर्गेनाइज कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कराते हैं, क्योंकि पता लगे लोगों को ट्राइब्स कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं। तो ऐसा फेस्टिवल एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कराती है, तो लोगों को पता लगे उनका कल्चर। और ये कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्राइबल कॉपरेशन मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ट्राइफेड। जो ट्राइब जो चीज़ें बनाते हैं ना, ये उसको सपोर्ट करती है। तो उसमें जो फेस्टिवल होता है एक तरीके से उसमें प्रदर्शन होता है, मतलब उनकी चीज़ों का जो वो बनाते हैं। तो अधि महोत्सव कौन करता है? 2017 से एनुअली होता आ रहा है। ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ देती है और ट्राइफेड साथ देता है। एम क्या होता है इस फेस्टिवल का? फेमिलियर करना लोगों को, जो आदिवासी हैं उनके क्राफ्ट्स, कल्चर, कम्युनिटी, उनको बताना। थीम क्या होती है? सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, कॉमर्स। मैंने बताया ना, कल्चर, कॉमर्स बताना। की हाईलाइट्स क्या फेस्टिवल की? ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स को बताना। जैसे आपका महेश्वरी साड़ी है मध्य प्रदेश की, टोंडो एम्ब्रॉयडरी है तमिलनाडु की, फिर मोंगा सिल्क है आसाम की, ट्राइबल डिशेज़ है उनको बताना, दाल पिथा, धोखा, चिकला रोटी, तो ये सब चीज़ों के बारे में बताना। फिर जो सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हमारे पूरे भारत में 8% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है ना। वो एक डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, कोई उसे जानना पसंद नहीं करता, तो उनके बारे में फेमिलियर बनाया जाए। जो हैंडीक्राफ्ट स्पेशली डेवलप करते हैं उन लोगों को पता लगे, उनके मेटल क्राफ्ट लोग खरीदें ताकि उनका भी उद्धार हो पाए। हैंस जो ट्राइफेड है इज़ ए नोडल एजेंसी है जो वर्क करती है उनको इम्प्रूव करने में, उनकी इनकम और लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने में काम करती है। तो ट्राइफेड आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये बताना है। फिर इधर मैंने कुछ फेस्टिवल ऐड किए हैं। देखो मैं सब तो मैं नहीं गाऊंगा, पीडीएफ में डायरेक्टली पढ़ लेना। आंध्र प्रदेश का याद रखो, तो अगर आपकी स्टेट से है तो याद रखो। अरुणाचल का याद रखो क्योंकि अरुणाचल एक नॉर्थ ईस्ट है। रेह, भूरीभूत, मयोको, धीरी, पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सलोंग, मोपिन, मोपा फेस्टिवल। तो आपने क्या देखा? आपने एक चीज़ नोट की, सारे में ओ, मोपिन, मोपा, पोंगतू, लोसर, ये कितना आ रहा है? सोलांग। तो एक तरीके से ओ का यूज़ बहुत हो रहा है, तो आप इसे याद रखो ओ। मैंने जनरल टर्म में बोल रहा हूँ, आपको याद ना है। आसाम में आ जाओ, यहाँ पे भी ओ बहुत आएगा पर कम आएगा। आसाम में आपका अम्बीबूची, ये याद रखना, अम्बुबूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिहू फेस्टिवल, आपकी भोगाली बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दिहिंग पटकाई तो याद रखना, आसाम में रिवर भी है दिहिंग, दिबांग, तो ये भी याद रखना। पटकाई बूम थोड़ा सा इलाका भी टच करता है, तो ये तो याद रखना। फिर बेशागु, और जो मैंने ऊपर बताया आपको उसका भी वांगचू, जो मैंने बताया वांगचू वांग करके, जो मैंने कौन सा बताया वांगचूवा, ये भी याद रखना। तो ये आसाम के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर याद रख सकते तो आगे चलते हैं। आगे कहाँ के? हिमाचल के याद रखते हैं। गोची फेस्टिवल और राखादूनी, ये फेस्टिवल होता है। अपनी अपनी स्टेट का तो आप याद रखना, अपनी स्टेट का। और चलते हैं, ओनम तो पता ही है आपको कहाँ पे होता है ये। आगे चलते हैं, मणिपुर के याद रखो आपको यशोशैंग, ओरैंग और छावांग तो करके है। मिज़ोरम का है आपका छपछरकुत फेस्टिवल है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहताशु फेस्टिवल ने ऊपर भी बताया, सेम है दोनों के, ये भी याद रखना। और कहाँ का? सिक्किम का लोसर और सागा दावा, ये याद रखना। त्रिपुरा का कौन सा है? कच्ची पूजा। आप तो ये है सारा। उत्तर प्रदेश का रामनवमी, ये नवरात्रे, नीचे और भी थे, इसमें कट गए, नवरात्रे थे और एक दो और था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, अपनी स्टेट का तो आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना, उसे बिल्कुल मत भूलना। आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले, नवी मुंबई पुलिस क्लाइंब, एक नवी मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर था, वो क्लाइंब कर गया 7 हाईएस्ट पीक, टारगेट जो है उसका, उसमें से एक को अचीव कर गया। माउंट किलिमंजारो पे चढ़ गया है। तो अफ्रीका में है किलिमंजारो, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपीडिशन, माउंट एवरेस्ट, माउंट एलेब्रुस जो यूरोप में है, और माउंट आपकी कोशी जुंगुजी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो मैं आपको पहले क्या बताने वाला हूँ? रेंजेस बताने वाला हूँ, उसके अंदर पीक नीचे बताऊँगा। अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखते हो, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, मुझे तो याद ही है ऑलमोस्ट सारी। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखो, यहाँ पे है रॉकीज,
ये है रॉकीज़, ये पूरे रॉकीज़ हैं जहाँ पे आपके कोलोराडो रिवर और ये सारी रिवर यहाँ पे होती हैं कहीं ना कहीं, स्नेक रिवर भी यहीं पे होती है। फिर एक है कास्केड रेंज, ये रही देखो, ये कैलिफोर्निया के इधर के साइड, कैलिफोर्निया के कास्केड रेंज, तो ये हो गई। और इधर जाके फ्लोरिडा रीजन पे, न्यूयॉर्क रीजन पे यहाँ पे आती है अल्पाइचाइन रेंज। तो ये होगी 3 आपकी किसकी हो गई, ये नॉर्थ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में एक ही है एंडीज़, जहाँ पे अटाकामा और डेजर्ट ड्राइजेस डेजर्ट माउंट कोटोपेक्सी है, तो ये रखना एंडीज़। ये होगी एंडीज़ होगी। ये होगी मोरक्को के अंदर आपकी कौन सी होगी, ये होगी एटलस माउंटेन, अफ्रीका के अंदर एटलस मोरक्को। अगर यहाँ हो गए इटली के आसपास, स्विट्ज़रलैंड से चल कर इटली में जा रही हैं अल्प्स माउंटेन, ये जा रही अल्प्स माउंटेन। ये यूरोप को, रशिया को और यूरोप को डिवाइड करने वाली कौन सी है, वो है यूरल माउंटेन। आगे आओ इथोपिया के नाम पे इथोपियन हाईलैंड्स है। और नीचे साउथ अमेरिका में आओगे आप, साउथ अफ्रीका में सॉरी, यहाँ पे डंक्स आपके ढक्कन बर्थ है। और यहाँ पे आओगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ऑस्ट्रेलियन अल्प्स भी इनको बोला जाता है। अब यहाँ के आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वाली रेंज में आके, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं अपने हिस्से से बताऊँगा, आपको अलग से बताऊँगा। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर सीधा है, या लद्दाख के ऊपर पामीर नॉट, ये जो पामीर नॉट इसमें बता रहा है, पामीर नॉट यहाँ पे है, देखो बिल्कुल यहाँ पे इंडिया है, इसके ऊपर पामीर नॉट है। पामीर नॉट से रेंज निकलती है कुरनूल। मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ से रेंजेस जो निकलती हैं आपकी कौन, कुरनूल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजल, ऐसे। इधर जाओगे तो इधर जाती है हिंदकुश रेंज, जो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, हिंदकुश रेंज। अगर इस कुरनूल के ऊपर जाओगे तो ऊपर एक है त्यानसेन रेंज भी है, जो चाइना के अंदर जाती है। देखो ये त्यानसेन, ये चाइना के अंदर जा रही है, ये यहाँ से निकल के कुरनूल ये जा रही। और नीचे आओगे तो फिर आपके लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, हिमालय ये जा रही, और पामीर नॉट ये। इधर को आओगे तो हिंदकुश जा रही है, ये हिंदकुश जा रही है यहाँ से। ये हो गई आपकी सारी रेंज जो मैंने आपको बता दी। अब ये यहाँ पे मंगोलिया देखते हो, अब ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया। और थोड़ा सा यहाँ पे रशिया आता है, रशिया जो बॉर्डर टच करता है चाइना से, इसके बीच में कौन सी है आपकी, एल्टाई रेंज। तो आपको सारी रेंज मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। ये सारी रेंज मैंने आपको याद रखना, मुझे तो ये सारी याद है ऑलमोस्ट, पर आप इसको याद करने की कोशिश करना। कैसे याद करोगे, आप सोचोगे मैंने कैसे याद की, ये 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 1-2 मंथ लगता है। आपको क्या करना होता है, अपने रूम में आपके मैप होगा, मैप का यूटिलाइजेशन क्या होता है, चिपका दिया छोड़ दिया नहीं। जैसे आपने ये रेंजेस पढ़ी, उस पर छोटी सी पेंसिल लो आप, या कोई भी चीज़ लो, रफ एबल रहे, मार्क करो और साइड में लिख दो, हल्का सा लिख दो किसी रॉकीज़ है। और डेली आपको लिखने के बाद क्या करना है, छोड़ दो। डेली आप जैसे आप आज नॉर्थ अमेरिका की पढ़ोगे तो नॉर्थ अमेरिका की 3 रेंज पढ़ोगे, ये नहीं सारी पढ़ रहे हो एक साथ, नहीं। नॉर्थ अमेरिका देखोगे, कास्केड हो गई, रॉकीज़ के नीचे कास्केड है, इधर न्यूयॉर्क फ्लोरिडा साइड में अल्पाइचाइन माउंटेन्स, बस छोड़ दो। 3 दिन लगातार यही देखो, बस 3 दिन लगातार यही देखो, ख़त्म। परमानेंट मेमोरी में जाएंगी नहीं, ब्रश करते हो या कुछ खाना खाते हो, सामने खड़े हो, बस ये देखो। अगले दिन आप ये देखो साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका देखो, बस 4 दिन तक ये देखो। 4 दिन बाद फिर दोबारा इस पे चले जाओ, 2 दिन फिर ये देखो, ठीक है ना। तो ये आपके पूरे 1 महीने का वर्क है, आपको सारी रेंजेस या इसके साथ। तो अब तुम्हें क्या करना है, जब ये आपको परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएंगी ना, तो कनेक्टिंग बनाना है। कनेक्टिंग किस चीज़ के साथ बनाना है, पीक के साथ बनाना है। कौन कौन सी इनकी पीक है, जैसे आपकी मैंने बताऊँ, यहाँ पे मैंने बताया था आपको एटलस माउंटेन, तो उसकी पीक है अकोनगाऊ करके, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, चलो बन गया। फिर जो आपके रॉकीज़ बताए थे मैंने पूरे यहाँ से आते हैं, तो माउंट किनले जो अलास्का रीजन में पड़ती है, ये हो गई। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था किलिमंजारो भी बताया था, यहाँ पे इथोपिया बताया था, किलिमंजारो इधर है। फिर आपके इधर इन्होंने बताई नहीं, माउंट एटलस की नहीं बताई। फिर इल्बरुस है, ये आपको याद रखना है, अफ्रीका के और उसके बीच में है कहीं, ये यूरल माउंटेन में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही है। फिर आपके ये ग्रेट बैरियर रीफ से नीचे आओगे तो ये भी पता है आपको, कोशी जूचू करके कहीं ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इधर आपको देखोगे फिलीपाइंस के नीचे आपकी पन का जाया। बहुत सारी रेंजेस हैं, पर इसमें थोड़ी सी मैंने नाम रखने के लिए आपको याद होनी चाहिए। विंसन कहाँ है, ये बिल्कुल नीचे अंटार्कटिका में आ जाएगी, विंसन अंटार्कटिका में। ये आपको बस याद रखना है। अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपकी बलंग करके है, ये कहाँ पे है, ये आपकी मैंने यहाँ पे कौन से बताया था, आपको कमेंट में बताना है यहाँ पे मैंने कौन से बताए थे। इटली के अंदर कौन से बताए थे मैंने,
ये बताया था, मैंने नाम भी लिख दिया, ये वाले माउंटेन मैंने बताए थे आपको, ये यहाँ पे ये वाली है। तो ये सारी रेंजेस आपको याद रखनी है, तो ऐसे आप मार्क करते जाया करो। अब ये जो आर्टिकल आता है द पुलिस वी नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या बोलते हैं, पुलिस मैन को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और रेस्पेक्टेड उसको करनी चाहिए जनता की, और मतलब जनता को डर जो है जनता का पुलिस वाले के नाम से आता है वो ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल किसने लिखा है, कुछ रिटायर ऑफिसर्स हैं, इन्होंने लिखा है, CBI डायरेक्टर रह चुके हैं फॉर्मर, तो इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, क्योंकि मेरा गला थोड़ा दर्द करने लगा है बोलते बोलते। अब मैं इससे आधी ही वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, अभी रिकॉर्ड करूंगा बिल्कुल। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।